वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुलियन-बारे सिंड्रोम। तो हमें पता है कि जीबीएस के अंदर बेसिकली नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। अब नर्व्स इन्वॉल्व अगर पेरिफेरल होंगी तो उसको हम कहेंगे क्लासिकल जीबीएस। ठीक है। अगर वही नर्व्स हमारे पास जो फेस को सप्लाई करते हैं वो क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स, उसको क्या कहेंगे हम, मिलर फिशर वेरिएंट। अगर वही चीज हमारे पास जब इन्वॉल्व करता है ब्रेन स्टेम को तो उसको क्या कहेंगे हम, बिकरस्टाफ ब्रेन एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इस सब चीजों की, नर्व्स अफेक्ट होती हैं। अब नर्व्स अफेक्ट होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो माइलिन अफेक्ट हो या दूसरी चीज क्या हो, एक्सोन अफेक्ट हो। अब अगर माइलिन अफेक्ट हो रही है, एक्सोन अफेक्ट हो रहा है, उनको अफेक्ट कौन कर रहा है, एंटीबॉडीज, जो क्रॉस एंटीबॉडीज बनती हैं टू एन प्रायर इन्फेक्शन, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बनती है एंटीबॉडीज बनती है। अब अगर वो एंटीबॉडी माइलिन शीथ को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर वो माइलिन शीथ को डिस्टर्ब करेगा तो फंक्शन चला जाएगा माइलिन शीथ का, एक्सोन का इंटेक्ट रहेगा। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द करंट, है ना। करंट जाएगा तो सही, लेकिन डिक्रीज स्पीड के साथ जाएगा। अगर माइलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी तो माइलिन शीथ चली जाएगी। अगर माइलिन शीथ चली गई तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एक्सॉन डैमेज हो गया, एक्सॉन डैमेज कब होगा, जब इस चीज को माइलिन के बीच में जो होती है उसको क्या कहते हैं, नॉड्स ऑफ रेनवियर। वेरी नाइस, नॉड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ अगर ये चला गया हमारे पास, ये चला गया एरिया, तो मतलब एक पूरा का पूरा क्या चला गया हमारे पास, एक्सोन चला गया। एक्सोनल डैमेज हो गया, एक्सोनल डैमेज हो गया तो करंट फ्लो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो एक्सोनल, अगर करंट नहीं फ्लो कर पाएगा तो क्या होगा, देखो अभी समझते हैं क्या होगा। अगर हम एक नर्व का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, नर्व का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो बीच में क्या होंगे, मल्टीपल एक्सोन्स होंगे हमारे पास। ये देखो मल्टीपल एक्सोन्स है, ये वाले। अब इसके अंदर मल्टीपल एक्सोन्स है ना, इसी का आप क्या काट लो हम, ट्रांसफर सेक्शन जब काटेंगे हम, तो ये दिख रहा है हमें ट्रांसफर सेक्शन। ये एक्सोन चला गया, ये वाला एक्सोन चला गया, ये एक्सोन चला गया, ये एक्सोन चला गया। तो कुछ एक्सोन्स चले गए ड्यू टू जो एंटीबॉडीज ने डैमेज किया था, किसको, एक्सोन को डैमेज किया था। तो अगर वो एक्सोन चले गए तो क्या जो इधर से करंट आ रहा था वो आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर आगे करंट नहीं जा पाएगा, मतलब कुछ से जाएगा कुछ से नहीं जाएगा। तो बेसिकली जो हम ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड लगा रखा है हमने, वो जब मेजर कर रहा होगा करंट को, इट विल मेजर ओनली दैट अमाउंट ऑफ करंट विच इज बीइंग कैरिड बाय ओनली 3 to 4 एक्सॉन्स, for example, as example, okay, only for example, if there are 10 axons in a nerve, if we are measuring from the electrode at the end point, it will record the amplitude from that 10 axons, current from the 10 axons. If from that 10 axons 7 axons get damaged, what will happen, जो करंट है, फाइनल करंट रिकॉर्ड कर रहा है मेजरिंग इलेक्ट्रोड, वो कम हो जाएगा। तो मतलब क्या कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। वेलोसिटी को अफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो एक्सॉन्स ट्रेवल तो उसी स्पीड पे करेंगे, लेकिन क्या डैमेज होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सो बेसिकली इन जीपीएस क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, अगर डीमाइलिनेशन होगा तो क्या कम होगा, वेलोसिटी कम होगा। अगर अपने पास एक्सोनल डैमेज होगा तो क्या कम हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो यही हमें एनसीवी की स्टडीज के अंदर देखने को मिलता है। अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है पेशेंट का तो एक्सोनल न्यूरोपैथी होती है। अगर अपने पास क्या है, वेलोसिटी कम, तो डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज होती हैं। ठीक है, तो जीबीएस कैन बी बोथ, नॉट ओनली डीमाइलिनेटिंग, इट कैन बी एक्सोनल, इट कैन बी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। ठीक है, अपने को अब ये पता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस, माइलिन, अगर माइलिन अफेक्ट होगा, माइलिन अफेक्ट हो गया, माइलिन चला गया, गायब हो गया माइलिन। तो अगर माइलिन चला गया तो क्या आ जाएगा, इट विल अफेक्ट द स्पीड। वेरी नाइस। अगर एक्सोन को गायब कर देंगे हम, एक्सोन ही चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोन चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज लिखी है कि एक्सोन विल नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, सो अल्टीमेटली इन अ नर्व करंट विल फ्लो इन सम एक्सोन्स एंड विल नॉट इन अदर्स, हेंस डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ये हम समझ गए। जीबीएस कैन cause both axonal and demyelinating polyneuropathy. सो हम पहले हमें क्या लगता था कि इट इज अ डीमाइलिनेटिंग पोलिन्यूरोपैथी, जिसका नाम लेते थे एआईडीपी। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी क्यों, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हिच इज डिस्टर्बिंग द माइलिन शीथ। अगर वो डैमेज होगा तो डीमाइलिनेटिंग, है ना, क्यों, और क्या है, इन्फ्लेमेटरी है। और पोलिन्यूरोपैथी, मल्टीपल नर्व्स को इन्फेक्ट करे तो क्या कहते हैं इसको, एआईडीपी। लेकिन अगर यही चीज एक्सोन को डैमेज करेगा तो क्या हो जाएगा, एआईडीपी की जगह डीमाइलिनेटिंग जगह एक्सोनल, ठीक, न्यूरोपैथी। और अगर वो मोटर को अफेक्ट कर रहा है तो मोटर न्यूरोपैथी, और एक्यूट है तो एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी हो गया। हाँ, अगर यही चीज सेंसरी भी इन्वॉल्व कर रही है तो एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, अमसान वेरिएंट। बट ये हमें ध्यान रखना है कि जीबीएस मोस्टली अफेक्ट किसको करता है, मोटर नर्व को करता है, और सेंसरी नर्व्स को अफेक्ट इतना नहीं करता। तो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं, हम सबको पता है। करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ क्लासिकल जीबीएस क्या होता है अपने पास,
हमारे पास जब न्यूरोपैथी होती है मोटर पैरालिसिस होता है। कैसा पैरालिसिस होता है? असेंडिंग पैरालिसिस होता है। जब असेंडिंग पैरालिसिस में लगता है सेंसरी सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेस लाइकली। क्या उसके अंदर इन्वॉल्व होता है? अपने पास बाउल ब्लैडर, लेस लाइकली। रिफ्लेक्सिस, ए रिफ्लेक्सिया। पेशेंट विल कम टू यू flaccid paralysis with areflexia with with no bowel bladder involvement. Can be there, sensory involvement can be there, but क्लासिकल जीबीएस में जो मैंने सिम्टम्स बताए वो देखने को मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो अब जीबीएस की बात करी, जब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो सिम्टम्स हमने डिस्कस करे। अगर यही चीज क्रेनियल नर्व्स के अंदर होने लगे, जो नर्व्स सप्लाई करनी है आई बॉल को, उसको होने लगे, जो हमें देखने को मिला मिलर फिशर को, जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आया उसको देखने को मिला मोर। कौन सी क्रेनियल नर्व्स को अफेक्ट करता है? मिलर फिशर वेरिएंट। हाँ, वो नर्व्स जो आई मसल को सप्लाई करती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसको ऑप्थेल्मोप्लेजिया होने लगता है। ठीक है, जब ऑप्थेल्मोप्लेजिया होने लगे, अटैक्सिया, आई रिफ्लेक्सिया, दीज आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ मिलर फिशर सिंड्रोम। अगर यही चीज बल्बर मसल से स्टार्ट हो, फिर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो जाए, ब्रेन स्टेम के अंदर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए, सेंसोरियम चला जाए, रिफ्लेक्सिस चले जाए, एब्सेंट ब्रेन रिफ्लेक्सिस हो जाए, हाँ, तो मतलब एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सिस हो जाए, तो बिगर स्टाफ ब्रेन स्टेम एनकेफेलाइटिस। तो ये भी हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया। अगर अब पीएनएस और क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट ओवरलैप हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? मिलर फिशर जीबीएस ओवरलैप। अगर ये दोनों ओवरलैप हो जाए तो एमएफएस बीबी ओवरलैप। अगर तीनों हो जाए तो तीनों का ओवरलैप। दीज आर द डिफरेंट क्लिनिकल एंटिटीज दैट कैन प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना। आगे के लिए हम आगे क्या करेंगे डिस्कस, कि इसका क्लिनिकल फीचर्स, इटियोलॉजी एंड डायग्नोसिस। ठीक है, और प्रोग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन need of mechanical ventilation, how can we anticipate the need of mechanical ventilation in the patients with the GBS, which is very much required in the our clinical settings. Thank you.